मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है आशीष नायक और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जीएस गाथा में। तो यह जो है हिंदू विधि का दूसरा वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं धारा 15 से, और धारा 14 तक जो है मैं पहले वीडियो में आप सभी को बता चुका हूँ। चलिए शुरू करते हैं धारा 15 से। धारा 15 है, कब विवाह विच्छेद प्राप्त व्यक्ति पुनर्विवाह कर सकेंगे, यानी कि कब जो है जिनका विवाह तलाक हो चुका है या विवाह विच्छेद हो चुका है वह कब दोबारा विवाह कर सकते हैं उसी औरत से जिससे उन्होंने तलाक लिया है या विवाह विच्छेद किया है। जबकि विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह विघटित कर दिया गया हो और या तो डिक्री के विरुद्ध अपील करने का कोई अधिकार ही न हो, या देख रहे हैं ना आप, विवाह को विघटित कर दिया गया हो या तो डिक्री के विरुद्ध अपील करने का कोई अधिकार ना हो। यदि अपील का ऐसा अधिकार है तो अपील करने का समय समाप्त हो चुका हो। ठीक है, समय जो है अपील उपस्थित और समय जो है समाप्त हो चुका हो। अवसान का मतलब समाप्त हो चुका हो। अपील की गई हो किंतु खारिज कर दी हो। 3 कंडीशन है, ठीक है ना। यहाँ पे जो है 3 कंडीशन है। अधिकार जो है न हो, ठीक है ना। देखिए एक कंडीशन ये है, समाप्त, अधिकार समाप्त कर दिया गया हो, अपील दाखिल ही न किया गया हो और अपील जो है खारिज कर दिया गया हो। ठीक है, तो यह जो है 3 कंडीशन इसमें दिया हुआ है। धारा 15 जो लागू होता है धारा 13 के संदर्भ में लागू होता है। ठीक है ना, धारा 15 और धारा 13 है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, धारा 13 जो है विवाह विच्छेद, धारा 13 के संदर्भ में जो है धारा 15 लागू होता है। ठीक है, यह जो है धारा 12 के संदर्भ में नहीं लागू होता। आप इसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, धारा 12 के संदर्भ में जो शून्यकरणीय विवाह है उसके संदर्भ में लागू नहीं होगा। ठीक है, धारा 13 के संदर्भ में यह धारा 15 जो है लागू होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले ये था 1976 से पहले कि जो है 1 वर्ष का समय दिया जाता था कि 1 वर्ष के बाद ही जो आप दोबारा विवाह कर सकते हैं। 1976 के पहले जो है कि जब तलाक होने के 1 वर्ष के बाद जो है दोबारा विवाह कर सकते थे, लेकिन उसको जो है 1976 के संशोधन द्वारा जो है, अमेंडमेंट द्वारा इस चीज़ को जो है समाप्त कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। धारा 16, शून्य और शून्यकरणीय विवाहों में अपत्यों की धर्मजता। अपत्य का मतलब बच्चे, जो बच्चे हैं उनकी धर्मजता, मतलब वो किसके पुत्र होंगे, किसकी पुत्री होगी। लीगल धर्मजता का मतलब होता है लीगल। ठीक है, लीगल पुत्र और पुत्री, सन एंड डॉटर। चलिए खंड 1, इस बात के होते हुए भी कि विवाह धारा 11 के अधीन अकृत और शून्य है, ऐसे विवाह का ऐसा अपत्य धर्मज होगा। ठीक है ना, तो धारा 11 के तहत जो विवाह अकृत और शून्य हो गया है तो ऐसे अपत्य, उनसे पैदा हुए बच्चे जो है वो धर्मज होंगे, लीगल माने जाएंगे। जो विवाह के विद्यमान होने की दशा में धर्मजता होता, चाहे ऐसा अपत्य का जन्म विवाह संशोधन अधिनियम 1976, देखिए लिखा हुआ है, कि प्रारंभ से पूर्व या उसके पश्चात हुआ हो, और चाहे उस विवाह के संबंध में अकृतता की डिक्री इस अधिनियम के अधीन मंजूर की गई हो या न की गई हो, चाहे वह इस विवाह इस अधिनियम के अधीन अर्जी से भिन्न आधार पर शून्य अभिनिर्धारित किया गया हो या नहीं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यदि आपका बच्चा इनलीगल है, ठीक है ना, बच्चे जो है इनलीगल नहीं माने जाएंगे, चाहे विवाह शून्य हो चाहे नहीं। हर दशा में जो है बच्चे जो है, बच्चों को जो है कानूनी अधिकार उनको मिलेगा, वो लीगल बच्चे कहलाएंगे। नाजायज़ बच्चा कोई नहीं कहलाएगा। ठीक है, नाजायज़ बच्चा कोई नहीं कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खंड 2, जहां धारा 12 के अधीन शून्यकरणीय विवाह के संबंध में अकृतता की डिक्री मंजूर की जाती है, वहां डिक्री की जाने से पूर्व जनित या गर्भहित ऐसा कोई अपत्य जो यदि विवाह डिक्री की तारीख को अकृत किए जाने के बजाय विघटित कर दिया गया होता तो विवाह के पक्षकार का धर्मज अपत्य होता। अकृतता की डिक्री होते हुए भी उसका धर्मज अपत्य समझा जाएगा। ठीक है, उसका जो है
धर्मज जो है अपत्य समझा जाएगा। तो ये कुल मिलाकर इस धारा का जो है लब्बुल लुआब यह है कि स्थिति चाहे जैसी भी हो, बच्चा नाजायज़ नहीं होगा, बच्चा जो है अगर मैं इस धारा को आपको समझाना चाहूँ तो आप एक जो है एक माध्यम से ऐसे समझ सकते हैं, शून्य विवाह से जो उत्पन्न संतानें हैं वह हमेशा अवैध मानी जाती थी या मानी जाती थी या हैं या थी, क्योंकि शून्य विवाह विधि के दृष्टि में विवाह नहीं माना जाता। शून्य विवाह जो है वह विधि के दृष्टि में जो है वह विवाह नहीं माना जाता। ठीक है, तो धारा 16 उन प्रकार के जितने भी संतान पैदा होते हैं उनकी रक्षा करती है। धारा 16 जो है उन प्रकार के संतानों के हितों की रक्षा करती हैं जो धारा 11 और 12 के तहत, धारा 11 और 12 के अंतर्गत जो शून्य और शून्यकरणी विवाह से जो बच्चे पैदा हुए हैं, ठीक है, उनकी रक्षा करती है। इस धारा के अंतर्गत अपेक्षित संशोधन जो है वो है 1976 के बाद जो है वो कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उपधारा 3 खंड 1 या उपधारा 2 की किसी बात यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे विवाह के किसी ऐसे अपत्य को जो अकृत्य और शून्य है या जिसे धारा 12 के अधीन अकृत्यता की डिग्री द्वारा अकृत यानी कि शून्यता की डिग्री के द्वारा शून्य घोषित कर दिया गया। ठीक है ना, अकृत्यता की डिग्री द्वारा अकृत किया गया है, मतलब यही है। उसके माता पिता से भिन्न किसी व्यक्ति की संपत्ति या संपत्ति के लिए अधिकार किसी ऐसी दशा में प्रदत्त करती है जिसे में कि यदि उस अधिनियम पारित न किया गया होता तो यह अपत्य अपने माता पिता का धर्मज अपत्य न होने के कारण ऐसा अधिकार रखने या अर्जित करने से असमर्थ हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 17 है द्विविवाह के लिए दंड। द्विविवाह के लिए दंड, यदि इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात दो हिंदुओं के बीच अनुष्ठापित किसी विवाह की तारीख पर ऐसे विवाह के किसी पक्षकार का पति या पत्नी जीवित था या थी तो ऐसा विवाह शून्य होगा और भारतीय दंड संहिता के धारा 494 और 495 के उसे दंडित किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। धारा 18 हिंदू विवाह की कतिपय अन्य शर्तों के उल्लंघन के लिए दंड। हिंदू विवाह की कुछ शर्तें, कतिपय माने कुछ अन्य जो शर्तें हैं उसके लिए दंड है। हर व्यक्ति को जो अपना कोई ऐसा विवाह उपाप्त करेगा, उपाप्त का मतलब प्राप्त करेगा, जो धारा 5 के खंड 3, 4, 5, ठीक है ना, ये याद रखें हमेशा, 3, 4, 5, 345 ये संख्या हमेशा याद रखें, बहुत महत्वपूर्ण है। विनिर्दिष्ट शर्तों के उल्लंघन में इस अधिनियम के अधीन अनुष्ठापित किया गया हुआ क 2 वर्ष के दंड का भागी होगा जो धारा 5 खंड 3 का उल्लंघन करेगा। ख जो धारा 5 खंड 4 और 5 का उल्लंघन करेगा उसकी अवधि 1 मास तक की होगी और जुर्माना जो होगा 1000 रुपये तक का होगा। ठीक है, यहाँ पे जुर्माना 1 लाख रुपया लिखा है, तक हो सकता है या दोनों। तो आप लोग जो है इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दंड जो है आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। धारा 5 के खंड 4 या खंड 5 में विनिर्दिष्ट शर्त के उल्लंघन की दशा में सादे कारावास से जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने या 1000 रुपये तक का हो सके या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे आप देखिए, थोड़ा सा तुलना करिए आप लोग। तो यहाँ पे 1 लाख रुपया अधिकतम है और 1000 रुपया जो है न्यूनतम है। ठीक है ना, 1 लाख रुपया अधिकतम और 1 लाख रुपया अधिकतम और 1000 रुपया न्यूनतम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह न्यायालय, धारा 19 वह न्यायालय जिसमें अर्जी उपस्थापित की जाएगी। जो अर्जी, जो भी पारिवारिक मैटर से संबंधित जो भी अर्जी है, जो भी वाद है, कहाँ पे पेश किया जाएगा। उपस्थापित का मतलब होता पेश किया जाना।
ठीक है ना, कहाँ पे जो है उसको केस जो है दायर किया जाएगा। इस अधिनियम के अधीन हर अर्जी उस जिला न्यायालय के समक्ष पेश की जाएगी जिसकी मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर, ठीक है ना, सिविल अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर, यहाँ पे ध्यान दीजिए, सिविल अधिकारिता, ना कि आपराधिक अधिकारिता, सिविल अधिकारिता है ये। वह विवाह का जहाँ पे अनुष्ठापन हुआ हो, जहाँ पे विवाह अनुष्ठान हुआ हो, अनुष्ठान का मतलब जो कर्मकांड होते हैं, जहाँ पे वो सप्तपदी जो 7 पग चले जाते हैं, जहाँ पे मंत्रोच्चारण हुआ हो, वहाँ पर प्रत्यर्थी अर्जी के पेश किए जाने के समय निवास करता है। ठीक है, प्रत्यर्थी अर्जी पेश किए जाने के समय निवास करता है। जैसे कोई भी लड़का है, जहाँ पर वह अर्जी पेश किए जाने के समय, जो वाद जब दायर किया जाएगा उस समय वह कहाँ निवास करता है, वहाँ पे पेश किया जा सकता है। महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये थोड़ा सा दिमाग से अक्सर लोगों के मिस हो जाता है, तो इस खंड 2 नंबर पे जो है आप ज़्यादा विशेष ध्यान दीजिए। तीसरा, विवाह के पक्षकारों ने अंतिम बार एक साथ जहाँ निवास किया है, जैसे लखनऊ हो गया, बरेली हो गया, देहरादून या हरिद्वार, कहाँ पे निवास किया है, मुंबई, कलकत्ता, कहाँ पे निवास किया अंतिम बार। तीसरे का यदि पत्नी अर्जीदार है, यदि पत्नी ने केस फाइल किया है, पत्नी ने वाद दायर किया है, तो वह तो जहाँ वह अर्जी पेश किए जाने के समय निवास कर रही है, ठीक है ना। मान लीजिए ए और बी है, ठीक है ना, ए की शादी, ये पत्नी है, ये पत्नी है, ये पति है, ठीक है। ए बी में झगड़ा हो गया, बी ए ने जो है बी को मार करके इसके बाप डी के घर भेज दिया। ये रहते हैं लखनऊ में, ठीक है, ये दोनों जहाँ पे शादी हुई रहती है लखनऊ में, इसका बाप रहता है कानपुर में, तो लड़की जो है कानपुर से जो हो अपना, कानपुर में भी जो है अपना आवेदन जो है दायर कर सकती है, ठीक है। चौथा, अर्जीदार के अर्जी पेश किए जाने के समय अर्जीदार के अर्जी पेश किए जाने के समय निवास कर रहा है। यहाँ ऐसे मामले में जिसमें प्रत्यर्थी उस समय ऐसे राज्य से बाहर निवास कर रहा है जिस पर इस अधिनियम का विस्तार है, अथवा वह जीवित है या नहीं, इसके बारे में 7 वर्ष या उससे अधिक कालावधि के भीतर उन्होंने कुछ नहीं सुना, जिन्हें उसके बारे में यदि वह जीवित होता तो स्वाभाविकतः सुना होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 20 से अर्जियों की अंतर्वस्तु का सत्यापन। अर्जियों की अंतर्वस्तु का सत्यापन यानी कि जो केस हमने फाइल किया है, इस हेडलाइन को समझिए, जो केस हमने फाइल किया है, जो वादपत्र या जो फाइल हमने बनाई है, उसमें जो बातें हमने लिखी हैं, क्या वह सत्य है, क्या नहीं सत्य है, ठीक है, कितनी सत्य हैं, कितनी झूठी हैं, इस बात का सत्यापन, वेरिफिकेशन होगा। खंड 1, इस धारा के अधीन ये नहीं कि पत्नी जो है कुछ भी अनर्गल आरोप अपने पति के ऊपर लगा दे, ठीक है। मान लीजिए जैसे एक ए और बी जो है, ये पति है, ये पत्नी है, ये बेचारा करता है मजदूरी, ठीक है, और बी इसके ऊपर अपने केस में या अपने फाइल में लिखवा देती है कि ये जो है कर्नाटक में या तमिलनाडु में किसी बड़े कंपनी का सुपरवाइज़र है, तो ऐसा नहीं होगा, इस बात का सत्यापन होना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खंड 1, इस धारा के अधीन उपस्थापित हर अर्जी उन तथ्यों को जिन पर अनुतोष का दावा आधारित हो, अनुतोष का दावा पति की कमाई पर ही आधारित होता है, उसकी इनकम पर ही आधारित होता है, इतने स्पष्ट तौर पर कथित करेगी जितना उस मामले की प्रकृति अनुज्ञात करे। धारा 11 के अधीन अर्जी को छोड़कर ऐसी हर अर्जी यह भी अभिकथित होगी, मतलब उसमें कथित होना मतलब लिखा जाएगा, कथित होना का मतलब होता है लिखा जाना, कि अर्जीदार और विवाह के दूसरे पक्ष के बीच कोई संधि नहीं है, ठीक है ना, कोई संधि नहीं है कि उसमें लिखा जाएगा, समझौते वाली कोई बात नहीं है। दूसरा, इस अधिनियम के अधीन दी जाने वाली हर अर्जी में अंतर्विष्ट कथन वादपत्रों के सत्यापन के लिए विधि द्वारा अपेक्षित रीति से अर्जीदार या अन्य सक्षम व्यक्ति द्वारा सत्यापित किए जाएंगे और सुनवाई के समय साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होंगे।
अब यहाँ पे लिखा गया इस अधिनियम के अधीन दी जाने वाली हर अर्जी, ठीक है ना, हर अर्जी का मतलब जो फाइल में जितने भी साक्ष्य हम पेश करेंगे, ठीक है ना, जितने भी जो महिला केस में, जो महिला न्यायालय में जो फाइल या जो वाद उसने दायर किया है, तो अपने पक्ष में जितनी भी बात वो कहेगी वो है एक अर्जी है। लिखित बात जितनी भी वो कहेगी उसका एक अर्जी के रूप में, एक प्रार्थना पत्र के रूप में वो देगी न्यायालय को। कथन वादपत्र के सत्यापन के लिए विधि द्वारा अपेक्षित रीत से अर्जीदार या अन्य सक्षम व्यक्ति द्वारा सत्यापित किए जाएंगे और सुनवाई के समय साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होंगे। तो जितने भी अर्जी हम देंगे वो सुनवाई के समय जो है साक्ष्य के रूप में ग्राह्य किए जाएंगे। धारा 21 है 1908 के अधिनियम संख्यांक 5 का लागू होना। सिविल प्रक्रिया संहिता है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसको आप न पढ़िए, ठीक है, इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़ सकते हैं आप। धारा 21 के कुछ मामलों में अर्जियों को अंतरित करने की शक्ति, धारा 21 का है कुछ मामलों में अर्जियों के अंतरित करने की शक्ति, जहां क यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़िए आप। इस अधिनियम के अधीन कोई अर्जी अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायालय में, जिला न्यायालय मतलब जैसे जब केस फाइल किया जाता है उसमें लिखा जाता है परिवार न्यायालय, परिवार न्यायालय एवं जिला न्यायालय, ठीक है, एवं जिला न्यायालय, जिस कोर्ट में जिला न्यायालय, ठीक है ना, इस तरीके से जो है, और जिस कोर्ट में जो पारिवारिक मैटर के कोर्ट को इस नाम से जो है जाना जाता है, परिवार न्यायालय, परिवार एवं जिला न्यायालय या परिवार न्यायालय एवं जिला न्यायालय, महाराजगंज, लखनऊ, गोरखपुर, ठीक है, बरेली, हरिद्वार, देहरादून, इस टाइप के जिला का नाम लिख दिया जाएगा, ठीक है ना, गया, चंपारण, इस टाइप के जो है नाम लिख दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो परिवार जिला न्यायालय में विवाह के किसी पक्षकार द्वारा धारा 10 के अधीन न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के लिए धारा 13 के अधीन विवाह विच्छेद की डिक्री के लिए प्रार्थना करते हुए पेश की गई है, और ख उसके पश्चात इस अधिनियम के अधीन कोई दूसरी अर्जी विवाह के दूसरे पक्षकार द्वारा किसी आधार पर धारा 10 के अधीन न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के लिए या धारा 13 के अधीन विवाह विच्छेद की डिक्री के लिए प्रार्थना करते हुए चाहे उसी जिला न्यायालय में अथवा उसी राज्य के या किसी भी राज्य के किसी भी जिला न्यायालय में पेश किया गया। जैसे आप समझिए, जैसे ए और बी पति पत्नी है, ए पति है, ठीक है ना, ये जो है पति है, अब बी पत्नी है। ए बी में झगड़ा हो गया, ए ने जो है बी को जो है मार पीट के भगा दिया, अपने बाप के घर चली जाओ। अब ए है उत्तर प्रदेश का रहने वाला और बी है जो है मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में किसी दूसरे ज़िले में, मान के चलिए ए है लखनऊ का रहने वाला, अब बी है गाज़ियाबाद की रहने वाली, ठीक है। तो ए जो है, अब बी ने जो है गाज़ियाबाद के न्यायालय में जो है भरण पोषण का वाद दायर कर दिया, और ए ने जो है, जो कि लखनऊ का रहने वाला था, यहाँ पे इसने जो है विदाई का वाद दायर कर दिया, ठीक है। या ए ने जो है इसके ऊपर जो है घरेलू हिंसा मारपीट का वाद दायर कर दिया। बी ने जो है इस पर जो है लूट का जो है चोरी का वाद जो है दायर कर दिया कि गहना, जो घर के बहुमूल्य सामान थे, जो गहना सोना चांदी लेकर के चली गई अपने बाप के घर। तो ए ने जो है यहाँ पे जो 2 मुकदमे लखनऊ में किए, इसने भी 2 मुकदमे, ए ने 2 मुकदमे जो है लखनऊ में किया, बी ने जो दो मुकदमे जो है गाज़ियाबाद में कर दिए या किसी दूसरे राज्य में कर दिए। इसका संदर्भ इसी से है, ठीक है ना। तो वहाँ ऐसी अर्जियों के संबंध में धारा 2 में विनिर्दिष्ट रीत से कार्रवाई की जाएगी। उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट रीत से कार्रवाई की जाएगी। उपधारा 2 क्या है? ऐसे मामलों में जिन्हें उपधारा 1 लागू होती है, ऐसे मामले जिनमें उपधारा 1 लागू होती है, यानी कि ये वाला मैटर पूरा, ठीक है ना, ये उपधारा 1 है, 1 लागू होती है। क
ऐसी अर्जियां एक ही जिला न्यायालय में पेश की जाती हैं तो दोनों अर्जियों का विचार और उनकी सुनवाई उस जिला न्यायालय एक साथ की जाएगी। कारण क्या है भाई, एक तो बी जो है, ए और बी पति पत्नी है, बी इसकी पत्नी है एक ही, तो इससे जो है समय की बचत हो, ठीक है, और जो अलग अलग जो केस हैं एक ही न्यायालय में पहुंचा दिए जाएंगे, इससे समय की बचत हो। भाई लोगों को जो टेम्पू का किराया है, जो आने जाने का खर्चा है, उसमें बचत हो, न्याय को और गति दी जा सके, इसलिए जो है एक न्यायालय में, यदि एक ही ज़िले में है तो एक ही कोर्ट में आ जाएगा, ठीक है। ख, ऐसी अर्जियां भिन्न भिन्न जिला न्यायालयों में पेश की जाती हैं, ठीक है ना, एक लखनऊ में है, दूसरी जो है गाजियाबाद में है, की जाती है, तो बाद वाली पेश की गई अर्जी उस जिला न्यायालय को अंतरित कर दी जाएगी, ठीक है, जिसमें पहली वाली अर्जी पेश की गई है। अब जैसे कहने का मतलब है, जैसे औरत है ए और बी ने जो है 1 जनवरी को जो है गाजियाबाद के न्यायालय में अपनी अर्जी पेश कर दी, ठीक है, और ए ने जो है जो लूट और चोरी का जो मुकदमा बी के ऊपर किया कि हमारा गहना पैसे लेकर के भाग गई है, तो अब इसने 1 जनवरी को इसने किया, 1 जनवरी को बी ने किया था, और 2 फरवरी को जो है ए ने किया था। तो इन दोनों जो ए का जो मैटर है इस गाजियाबाद वाले न्यायालय को जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, कि आप देखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। खंड 3, ऐसे मामलों जिसमें उपखंड 2 का खंड ख लागू होता है, यद्यपि वह न्यायालय या सरकार जो किसी वाद या कार्रवाई को उस जिला न्यायालय में जिसमें खंड 3, ऐसे मामले जिसमें उपधारा 2 का खंड ख, यानी कि ये वाला मैटर लागू होता है, यथास्थिति वह न्यायालय या सरकार जो कि वाद या कार्रवाई को उस न्यायालय में जिसमें किसी वाद या अर्जी को पेश की गई है, उच्च न्यायालय में जिसमें पहले वाली अर्जी लंबित है, यानी जिसमें पहले वाली अर्जी जो है पड़ी हुई है, अंतरित करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन सक्षम है, ठीक है ना। ऐसी बाद वाली अर्जी का अंतरण करने के लिए अपनी शक्तियों का वैसे ही प्रयोग करेगी मानो वह उक्त संहिता के अधीन ऐसा करने के लिए सशक्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि हाई कोर्ट के माध्यम से जो है वह अर्जी दूसरे वाले न्यायालय में जाएगी, कहने का मतलब लब्बुलू आप यही है। दूसरा 21 ख, इस अधिनियम के अधीन अर्जियों के विचारण और निपटारे के संबंधित विशेष उपबंध। पहला, इस अधिनियम के अधीन अर्जी का विचारण जहां तक कि न्याय के हित में संगत रहते हुए उस विचारण के बारे में साध्य हो, दिन प्रतिदिन तब तक निरंतर चालू रहेगा जब तक कि वह समाप्त न हो जाए। दिन प्रतिदिन नहीं चालू रहता, 2-2 एक-एक महीने का जो है वो दिन प्रतिदिन का मतलब ये नहीं कि आप ये समझिए रोज़ जो है तारीख लगेगा, ठीक है। दिन प्रतिदिन का मतलब होता है एक लिखने का एक तरीका है, लेकिन 1-1.5 महीना 1 महीने का कम से कम तारीख, हर महीने तारीख लगेगी। दिन प्रतिदिन तब तक निरंतर चालू रहेगा जब तक कि वह समाप्त न हो जाए, किंतु उस दशा में नहीं जिसमें न्यायालय विचारण का अगले दिन से परे के लिए स्थगन उन कारणों को आवश्यक समझे जो लेखबद्ध किए जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रक्रियात्मक मैटर है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, इस अधिनियम के अधीन हर अर्जी का विचारण जहां तक संभव शीघ्र किया जाए और प्रत्यर्थी पर अर्जी की सूचना की तामील होने की तारीख से 6 मास के अंदर विचारण समाप्त कर दिया जाए। लेकिन ये तो कानून में लिखा गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। विचारण समाप्त नहीं होता, चलता रहता है। धारा 21 गत दस्तावेजी साक्ष्य, ठीक है। किसी अधिनियम के प्रतिकूल बात के होते हुए भी यह है कि इस अधिनियम के अधीन अर्जी के विचारण को किसी कार्रवाई में कोई दस्तावेज साक्ष्य के इस आधार पर अग्राह्य नहीं होगी कि वह सम्यक रूप से स्टाम्पित या रजिस्ट्रीकृत नहीं है, ठीक है ना। यदि आपका कोई दस्तावेज स्टाम्पित नहीं है, उसमें मोहर नहीं लगा है, नोटरी बयान एलपी नहीं है या रजिस्ट्री नहीं है, ठीक है ना, तो वह अग्राह्य नहीं मानी जाएगी,
उसको रिजेक्ट नहीं कर दिया जाएगा, उसको भी माना जाएगा। लेकिन उसके लिए आपसे जो है एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत है कि आप उसको साबित करने के लिए एक्स्ट्रा कोशिश करिए, सही साबित करने के लिए। धारा 22 है कार्रवाइयों का बंद कमरे में होना और उन्हें मुद्रित या प्रकाशित न किया जाना, ठीक है ना। इस अधिनियम के अधीन बंद कमरे में की जाएगी ये जो विशेष मैटर होते हैं, ठीक है ना, उनके संदर्भ में, वरना ये खुले न्यायालय में ही अक्सर होते हैं। जो विशेष मैटर होते हैं भाई, कुछ विशेष प्रक्रिया के टाइप के मैटर होते हैं, उनके संदर्भ में जो है कार्रवाई बंद कमरे में की जाती है, वरना अधिकतर मैटर जो है वो खुले न्यायालय में होता है। तो आप समझिए कानून में यह प्रावधान जरूर है, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। हो सकता है कि जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, जैसे बड़े बड़े लोगों का जो केस होता है, ठीक है, जो प्रभावशाली लोग हैं, मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ, फिर भी जो प्रभावशाली लोग हैं उनकी जो कार्रवाई जैसे बंद कमरे में होती होगी, लेकिन ऐसा है नहीं, इसलिए उनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी पता नहीं चल पाता। जैसे अरबाज खान मलाइका अरोड़ा का जो तलाक हुआ, ठीक है ना, ऋतिक रोशन और उनकी जो बीवी थी, एक मुस्लिम औरत थी, उसके बीच में जो तलाक हुआ, तो ऐसे ऐसे लोगों की जो कार्रवाई होती है बंद कमरे में होती है, ठीक है, कि समाज के अन्य लोगों को पता ना चले कि अंदर अंदर बात जो है कितने पैसे में सेट हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेरा अनुमान है, जबकि मैं भी वकालत करता हूँ, मैंने देखा नहीं है कि जो है अभी तक मेरे नज़र में आया नहीं कि कार्रवाई जो है बंद कमरे में हो। ओपन न्यायालय होता, कोई भी आ जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 23 कार्रवाइयों में डिक्री। यदि इस अधिनियम के अधीन होने वाली किसी कार्रवाई में चाहे उन्हें प्रतिरक्षा की गई हो या नहीं, न्यायालय को समाधान हो जाए, ठीक है ना, तो डिक्री क्या देगा, क्या क्या वो रिजल्ट न्यायालय देगा, ये बताया गया है। अनुतोष प्रदान करने के आधारों में कोई न कोई आधार विद्यमान है और अर्जीदार उन मामलों को छोड़कर जिनमें धारा 5 खंड 2 के क, ख या ग विनिर्दिष्ट आधार पर अनुतोष चाहा गया, अनुतोष के प्रयोजन से ही दोष या निरोग्यता के किसी प्रकार फायदा नहीं उठा रहा या उठा रही है। और ख, इसको थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये कोई बहुत महत्वपूर्ण धारा नहीं है, बस इतना याद रखिए कि धारा 23 है कार्रवाइयों में डिक्री। ये खंड 3 जो है महत्वपूर्ण है, ये आप ये बढ़िए, खंड 3 महत्वपूर्ण। ऐसा मेल मिलाप करने में न्यायालय की सहायता के प्रयोजन के न्यायालय यदि पक्षकार ऐसा चाहते हैं तो यदि न्यायालय ऐसा करना न्यायसंगत उचित समझे तो कार्रवाइयों को 15 दिन से अनधिक की युक्त कालावधि के लिए स्थगित कर सकेगा। और उन मामलों में पक्षकारों को इस निमित्त नामित किसी व्यक्ति को या कोई पक्षकार कोई व्यक्ति नामित करने में असफल रहे तो न्यायालय द्वारा नामनिर्देश किसी व्यक्ति को इन निर्देशों के साथ निर्देशित कर सकेगा कि वह न्यायालय को इस बारे में रिपोर्ट दे कि मेल मिलाप कराया जा रहा है या नहीं, तथा करा दिया गया है या नहीं। न्यायालय कार्रवाई को निपटारा करने में ऐसी रिपोर्ट की सम्यक रूप से ध्यान में रखा जाएगा, ठीक है। तो अब कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे इस मैटर में क्या कहने का मतलब है, इसको समझना ज़रूरी है, इस चीज़ को जो है समझना ज़रूरी है। जैसे कोई मैटर आए, पति पत्नी आए, ए और बी आए, पति पत्नी आए, दोनों को ये लगता है कि कार्रवाई को थोड़ा आगे न बढ़ाया जाए, या दोनों को ये क्या लगता है, दोनों के माँ बाप के या दोनों के परिवार के चाचा चाची, माँ बाप, भाई बहन सब लोग आते हैं, ठीक है ना। तो दोनों के परिवारों को यदि लगता है या इनको भी ये लगता है कि आपस में बैठ करके जो है मैटर को सुलझा लिया जाए, तो जो भी कोई भी जिला न्यायालय होता है उसमें एक वकीलों का एक पैनल बनाया जाता है, ठीक है ना। पारिवारिक न्यायालय में एक वकीलों का पैनल होता है, इसमें 4-5 अधिवक्ता होते हैं, न्यायालय कोर्ट की तरफ से इनको फीस भी मिलती है, ठीक है।
वकील साहब लोगों को जो है कोर्ट की तरफ से फीस मिलती है। तो इसमें ये दोनों जो है एक अलग चैम्बर बना रहता है, उसमें जाते हैं अपने मैटर को, ये दोनों भी जाएंगे, इनके परिवार के कुछ लोग भी जाएंगे, ठीक है, 4 5 10 जितने भी लोग हैं अधिकतर जाते हैं। काफ़ी माहौल गर्मी गर्मा का रहता है अक्सर। अगर समझौता करना चाहते हैं समझौता करिए, नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, अपना जो है ये रिपोर्ट जो है न्यायालय को वापस भेज दिया जाएगा। ये लोग समझौता नहीं करना चाहते हैं, या तो कार्रवाई के बीच में ऐसा हो सकता है, मान लीजिए केस हुए 1 आध साल हो गया हो, या तो कार्रवाई के बीच में ऐसा हो सकता है। यदि न्यायालय चाहता है कि जब केस आते हैं, जब पति पत्नी कोर्ट में आते हैं, तो शुरुआत के 15-20 दिन 25 दिन जो है इसमें खर्च कर दिए जाते हैं कि आप लोग थोड़ा देख लीजिए, समझ लीजिए कि समझौता हो सके तो आप लोग जो है कर लीजिए। इसका मतलब यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 23 को विवाह विच्छेद की अन्य कार्रवाइयों में प्रत्यर्थी को अनुतोष। विवाह विच्छेद और अन्य कार्रवाइयों में, विवाह विच्छेद या न्यायिक प्रतिकरण या दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिए कार्रवाई में प्रत्यर्थी अर्जीदार के जारकर्म, क्रूरता, अधित्यजन के आधार पर, ठीक है, ये 3 चीज़ें लिखी हुई हैं, जारकर्म, क्रूरता, अधित्यजन। जारकर्म हमेशा वैवाहिक व्यक्ति ही करता है, ठीक है, अब तो शायद जारकर्म समाप्त हो गया है, के आधार पर चाहे गए अनुतोष का न केवल विरोध कर सकेगा बल्कि वह उस आधार पर इस अधिनियम के अधीन किसी अनुतोष के लिए प्रतिदावा भी कर सकेगा। प्रतिदावा कर सकेगा, दावे के बाद दावा करेगा। और अर्जीदार का जारकर, क्रूरता और अभित्यजन साबित हो गया है तो न्यायालय प्रत्यर्थी को इस अधिनियम के अधीन कोई ऐसा अनुतोष दे सकेगा जिसके लिए वह उस दशा में हकदार होता या होती जिसमें उसके उस आधार पर ऐसे अनुतोष की मांग करने का अर्जी उपस्थापित होता। धारा 24 है, वाद लंबित रहते भरण पोषण और कार्रवाइयों का व्यय, ठीक है ना। वाद लंबित रहते भरण पोषण और कार्रवाइयों का व्यय, कहने का मतलब क्या है। अब जैसे कि पति पत्नी ने जो ए और बी पति पत्नी है, बी ने जो है ए के खिलाफ जो है सूट फाइल कर दिया, एक केस दायर कर दिया, तो जब तक वाद लंबित रहेगा इनको जो है खर्चा देना पड़ेगा। जैसे आजकल 1,500, यदि बच्चा है तो यदि एक बच्चा है तो 1,500, यदि पत्नी के साथ एक बच्चा है तो 3,000 रुपया, बच्चे का 1,500 और पत्नी का 1,500, 3,000 रुपया हो जाता है आजकल। मतलब उत्तर प्रदेश में जो है यही स्थिति है। यदि ए जो है एक मजदूर है और मजदूरी करता है और उसकी बीवी जो है वहाँ से चली गई है, उसके साथ नहीं रह रही है, तो जो है 1,500 रुपया उसको मिलेगा, ठीक है। यदि एक बच्चा उसके साथ है तो उसके अनुसार उसका भी 1,500, कुल मिला के 3,000 रुपया अक्सर मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरिम भरण पोषण जिसे कहते हैं, पहले दिन से ही मिलना शुरू हो जाएगा। न्यायालय आदेश कर देगा, भले उसे 10 महीने मिले या 15 महीने मिले, जैसी भी स्थिति हो। धारा 25 स्थायी निर्वाहिका और भरण पोषण, ठीक है। स्थायी निर्वाहिका माने जब तलाक हो जाता है, ऐसे समझ, जब तलाक हो जाता है तो जो स्थायी निर्वाहक दिया जाए, स्थायी है, ये अंतरिम है। धारा 24 में जो है अंतरिम है, ठीक है ना, ये अंतरिम के संदर्भ में है, वाद लंबित रहने के दौरान। और ये धारा 25 जो है वो है स्थायी है, जब तलाक हो जाता है या विवाह विच्छेद हो जाता है उसके बाद। इस अधिनियम के अधीन अधिकारिता का प्रयोग कर रहा हर कोई न्यायालय डिक्री पारित करने के समय या उसके पश्चात, डिक्री पारित करने के समय या उसके पश्चात किसी भी समय यथास्थिति पति या पत्नी द्वारा इस प्रयोजन किए गए आवेदन पर यह आदेश दे सकेगा कि प्रत्यर्थी उसके भरण पोषण और संबल के लिए ऐसी कुल राशि या ऐसी मासिक अथवा कालिक राशि जो प्रत्यर्थी की अपनी आय और अन्य संपत्तियों को, जो यदि कोई हो आवेदक या आवेदिका की आय या अन्य संपत्ति को तथा पक्षकारों के आचरण और मामले की अन्य परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय को न्यायसंगत प्रतीक हो,
आवेदक या आवेदिका के जीवन काल में अनधिक अवधि के लिए संदत्त करे और ऐसी कोई भी संदाय यदि यह करना आवश्यक हो तो प्रत्यर्थी को स्थावर संपत्ति पर भार द्वारा प्रतिभूत किया जा सकेगा। ठीक है ना, स्थावर संपत्ति के यदि नहीं दे रहा तो खेत खलिहान को जो है अटैच कर दिया जाएगा। यहाँ देख रहे हैं ना, स्थावर संपत्ति पर भार के द्वारा जो प्रतिभूत किया जाएगा। यदि नहीं दे रहा है तो खेत खलिहान को जो है अटैच कर दिया जाएगा, कुर्की हो जाती है। तो आप ये समझिए, यदि नौकरी पेशावर है तो उसके लिए अलग कैलकुलेशन है, गणना है कि उसको क्या देना है। अंतरिम भरण पोषण के संदर्भ में भी यही है और स्थायी भरण पोषण के संदर्भ में भी ऐसी है। ठीक है, आदमी की जो मर्द है, जो पुरुष है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पर ही यह दिया जाता है। तो ये आप लोग जो है समझ लीजिएगा। मैंने इस धारा का जो है लब्बो लुआब आपको बता दिया है। ये देखिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है ना, यदि औरत ने पुनर्विवाह कर लिया है, इस संदर्भ में है, या मैंने बता दिया, इसको आप समझ लीजिए ठीक से, क्योंकि अब आसान हो गया समझना। अपत्यों की अभिरक्षा, धारा 26 महत्वपूर्ण धारा। अपत्यों की अभिरक्षा यानी कि बच्चों की अभिरक्षा। अपत्य माने बच्चा। इस अधिनियम के अधीन होने वाली किसी भी कार्रवाई में न्यायालय अप्राप्तव्य अपत्यों, यानी कि अप्राप्तव्य माने जो 18 साल से कम है, की अभिरक्षा भरण पोषण और शिक्षा के बारे में यथासंभव उनकी इच्छा के अनुकूल समय समय पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा और डिक्री में ऐसे उपबंध कर सकेगा जिन्हें वह न्यायसंगत और उचित समझे, और डिक्री के पश्चात इस प्रयोजन से अर्जी द्वारा किया जाए आवेदन अपत्य की अभिरक्षा भरण पोषण और शिक्षा के बारे में समय समय पर ऐसा आदेश और उपबंध कर सकेगा जो ऐसी डिक्री अभिप्राप्त करने की कार्रवाई के लंबित ऐसे डिक्री के अंतरिम आदेश द्वारा किए जा सकते थे या और न्यायालय पूर्वतन यानी पूर्व में किए गए किसी आदेश या उपबंध के समय समय पर प्रतिसंहरित या निलंबित, प्रतिसंहरित माने ले लेना, निलंबित माने सस्पेंड कर देना, कर सकेगा अथवा उसे फेरफार कर सकेगा। परंतु ऐसी डिक्री अभिप्राप्त करने के लिए कार्रवाई लंबित रहने तक अप्राप्तव्य अपत्यों के भरण पोषण और शिक्षा के बाबत आदेश आवेदन को यथासंभव प्रत्यर्थी पर सूचना की तामील की तारीख से 60 दिन के भीतर निपटाया जाएगा। ठीक है ना, आप इसको ध्यान से देखिए। तो आप ये समझिए कि आप थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकल बता दूं, जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं वो माँ के अभिरक्षा में ज़्यादा रहते हैं। न्यायालय ऐसा कहती है कि आप माँ के अभिरक्षा में रहिए। उसके 5 साल से ऊपर के बच्चों को जो है थोड़ा सा उनसे पूछा जाता है। ठीक है, वो माँ के पास ही अक्सर रहते हैं बच्चे। प्रैक्टिकल है। संपत्ति का वयन, संपत्ति का वयन। इस अधिनियम के अधीन होने वाली किसी भी कार्रवाई में न्यायालय ऐसी संपत्ति के बारे में जो विवाह के अवसर पर या उसके आसपास उपहार दी गई हो, संयुक्ततः पति और पत्नी दोनों की हो, डिक्री में ऐसा उपबंधित कर सकेगा जिसे वह न्याय संगत या उचित समझे। ठीक है ना, अब जैसे उपहार जितने भी मिलते हैं उसके संदर्भ में यह बताया गया है। तो अब यह वाद परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि किसके पास वह रहेंगी, पति के पास कि पत्नी के पास। धारा 28 से डिक्री और आदेशों की अपीलें, ये महत्वपूर्ण, थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, इस अधिनियम के अधीन किसी कार्रवाई में न्यायालय द्वारा दी गई सभी डिक्रियां उपधारा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए खंड 2 धारा 25 धारा 26 के अधीन किसी कार्रवाई में न्यायालय द्वारा किए गए आदेश उपधारा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए तीसरा, केवल खर्चे के विषय में कोई अपील इस धारा के अधीन नहीं होगी। खर्चे के विषय में कोई अपील जो है इस धारा के अंतर्गत नहीं होगी कि मेरा खर्चा ज़्यादा है, कम है, या मैं ज़्यादा दे रहा हूँ या मैं कम ले रही हूँ खर्चा, तो इस संदर्भ में नहीं होगा। इस धारा के अधीन हर अपील डिक्री या आदेश की करीब 90 दिन की कालावधि के अंदर की जाएगी। ठीक है ना, इस धारा के अधीन हर अपील डिक्री या आदेश की तारीख 90 दिन की कालावधि के अंदर की जाएगी।
ठीक है, अब कहाँ की जाएगी आप बताइए। धारा 28 का डिक्री और आदेशों का परिवर्तन, उसका लागू होना, परिवर्तन माने लागू होना, कैसे लागू हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस अधिनियम के अधीन किसी कार्रवाई में न्यायालय द्वारा की गई सभी डिक्रियों और आदेशों के परिवर्तन उसी प्रकार किया जाएगा जिस प्रकार उस न्यायालय द्वारा अपनी आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में दी गई डिक्रियों के आदेश का तत्समय परिवर्तन किया जाता है। जैसे कैसे, मैं बता दूं कैसे, जैसे ए और बी हैं और ए को कहा गया है कि आप जो है बी को 3,000 रुपये पर मंथ दीजिए, ठीक है, ये नहीं दे रहे हैं तो ए की संपत्ति को जो है अटैच कर दिया जाएगा इस प्रकार से। ये दूसरा प्रकार है, ए और बी जो है दोनों पति पत्नी है, ए नौकरी करते हैं तो इनकी जो है सैलरी को जो है अटैच कर दिया जाएगा इसके खाते से, बी के खाते से, कि जितना भी जो राशि होगा 20%, 30%, 35% या 50% उनकी सैलरी जो है खाते से कट करके बी के जो है खाते में चली जाएगी, ए के खाते से कट कर बी के खाते में चली जाएगी। तो नौकरी पेशावर लोगों के लिए तलाक बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, और जो नौकरी नहीं करते हैं उनके लिए बहुत आसान होता है। आज जो कि गरीब आदमी है, जो जिनके पास संपत्ति ज़्यादा नहीं है, शादी किए, बीबी को छोड़ के चले गए बम्बई, अपना 20 साल वहीं रह रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो नौकरी पेशावर के लिए तलाक जो है बहुत मुश्किल है। तो मित्रों ये जो है व्यावृत्तियाँ हैं और निरसन है, ठीक है, धारा 29 व्यावृत्तियाँ निरसन है। मित्रों हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।